2002 में गुजरात दंगा होता है। कांग्रेस पार्टी तो उसके बाद सरकार में रही, तो आपको नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी? ये मैं मेरी पार्टी की वीकनेस मानता हूँ कि उसने इस चीज़ को थॉरली इन्वेस्टिगेट नहीं किया, लेकिन जब भी मौका मिलेगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि वोट की चोरी इस देश में हो रही है और उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है? कि 2014 से जो मीडिया पे मोदी चालीसा पढ़ी जाती है, वो न्यूज़ नहीं दिखाया जाता। अरे प्रधानमंत्री जी ने ये कर दिया, मोदी सरकार ने ये कर दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, करारा जवाब दिया। आरएसएस के बारे में 2-3 अच्छी बातें क्या हैं? जो लॉबिंग फर्म यूएस में पाकिस्तान की लॉबिंग करता है, वही लॉबिंग फर्म आरएसएस की लॉबिंग करता है। क्या है आरएसएस? गुजरात में किस तरह काम करता है? ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले इतने सालों से गुजरात में रही है और आज भी गुजरात में बीजेपी मजबूत है? दे आर द लेबोरेटरी ऑफ हिंदुत्व। कि ये जो जहर आप आज पूरे देश में देख रहे हैं, ये जहर फैलाने की शुरुआत और इसकी इन्वेंशन इन दोनों राज्यों में सबसे पहले हुई थी। आपने कभी सुना है ये संघ की शाखाओं में वंदे मातरम गाते हुए? तो इनका क्या वंदे मातरम से लेना देना? नमस्कार दोस्तों, टॉक विद परमिंदर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सब जानते होंगे कि देश की राजनीति में जिस तरह का भी माहौल है, ऐसे समय में बहुत सारे लोगों को सुना जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो टीवी डिबेट पर बैठकर देश में सांप्रदायिकता, देश में किसी तरह की विभाजनकारी नीति और देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। कुछ लोग टीवी डिबेट में ऐसे हैं जो समानता, न्याय, बंधुत्व में विश्वास रखते हैं, जिनका ये मकसद है कि देश में सांप्रदायिक माहौल ना बने, देश में कमज़ोरों के पक्ष में माहौल हो, देश में न्याय का सवाल मजबूती के साथ खड़ा हो। ऐसे ही कुछ लोग हैं टीवी डिबेट में। मेरे साथ आज बातचीत के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरल पटेल जी हैं। सरल पटेल गुजरात से आते हैं, जहां आजकल ऐसा बताया जाता है कि विकास का एक बहुत बड़ा मॉडल खड़ा है, जिसके सामने देश में दूसरा कोई मॉडल नहीं, जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है और 2014 के बाद तो लगातार हो रही है। सरल पटेल जी, टॉक विद परमिंदर में आपका स्वागत है। पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि आप क्या करते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? थैंक यू परविंदर फॉर हैविंग मी एंड थैंक्स टू ऑल योर व्यूअर्स। मैं गुजरात से आता हूँ, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ और जो कांग्रेस पार्टी की वैल्यूज़ और आइडियोलॉजी है, मैं उसकी बात करता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से और अनेक प्लेटफॉर्म्स पर मैं पार्टी का पक्ष रखता हूँ। जी, क्या है कांग्रेस का आइडिया ऑफ इंडिया? कांग्रेस किन आधारों पर इस देश में खड़ी है? वो आइडिया ऑफ इंडिया से कांग्रेस पार्टी भटक चुकी है, या उसका जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो अभी भी उसी तरह है जैसे पहले था? आई थिंक हमारा आइडिया ऑफ इंडिया काफ़ी वही है कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसकी आवाज़ को बुलंद करना, और यही एक आइडिया था जो महात्मा गांधी जी भी लेकर चले थे। आप अगर इसको कुछ वर्ड्स में कहना चाहे तो वो इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी और इन सब ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इन सब 4 चीज़ों में आई थिंक हमारा आइडिया ऑफ कांग्रेस पार्टी और ये हमारी वैल्यूज़ है। क्या कांग्रेस पार्टी से भटकी है? नहीं, मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल नहीं भटकी है, बल्कि मोर देन एवर हम उसके साथ हैं और उसको मजबूत करने के लिए लगे हैं। हाँ, मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि ये जो आज का देश का और दुनिया का जो सिचुएशन है, जहाँ पे एक मैं मानता हूँ वो वोग या फैशनेबल नहीं रहा है इन चीज़ों की बात करना, तो आई थिंक इसलिए आपको ये लग सकता है कि इस वैल्यूज़ या इनकी ज़्यादा बात नहीं हो रही है, इसलिए शायद आपको ये लग सकता है कि कांग्रेस पार्टी इससे भटकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आई थिंक अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब, जहाँ पे भी इन आइडियाज़ की जब तक बात होती रहेगी तब तक वो आइडियाज़ ज़िंदा रहेंगे। आप गुजरात से आते हैं। गुजरात में आरएसएस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आरएसएस और बीजेपी की वो बहुत उर्वर ज़मीन है। जहाँ से पूरे देश में आरएसएस मजबूत है, बीजेपी मजबूत है, तो उसमें गुजरात का एक बड़ा योगदान है। क्या है आरएसएस? गुजरात में किस तरह काम करता है? ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले इतने सालों से गुजरात में रही है और आज भी गुजरात में बीजेपी मजबूत है?
देखिए, आई थिंक आप अगर देखेंगे गुजरात, मध्य प्रदेश, ये 2 राज्यों के बारे में ये कहा जाता है कि दे आर द लैबोरेटरी ऑफ हिंदुत्व, कि ये जो जहर आप आज पूरे देश में देख रहे हैं, ये जहर फैलाने की शुरुआत और इसकी इन्वेंशन इन दोनों राज्यों में सबसे पहले हुई थी। तो आई थिंक आरएसएस काफ़ी, यस गिवन, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये काफ़ी मजबूत है और वो हर विलेज, हर जो पॉसिबल लोएस्ट लेवल ग्रास रूट पर जाकर वो अपनी आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं। आप अगर गुजरात में देखेंगे तो एक तरह से जिसका इंग्लिश वर्ड है स्टेट कैप्चर, वो आपको काफ़ी विजिबल लगेगा। आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाइएगा तो आपको उनके ही टीचर दिखेंगे, प्यून से लेकर टीचर तक वही लोग दिखेंगे। तो टीचर भी गुजरात में आरएसएस के लोग हैं? जी बिल्कुल। आप तो आई थिंक ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी आपने फील करना स्टार्ट कर दिया होगा कि जहां आपको आरएसएस, अगर आप आरएसएस की विचारधारा से नहीं आते हैं तो आपको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है। कोई भी तरीके से आपको जो एकेडेमिया है उसमें एंट्री नहीं मिलेगी। उसी तरह आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब गुजरात में इतने सालों से बीजेपी का शासन रहा है, आरएसएस इतना स्ट्रांग रहा है, तो ये हर लेवल पर सीप इन हो चुका है कि गवर्नमेंट ऑफिस का प्यून से लेकर टॉप लेवल के लोग भी आरएसएस के प्रेरित होते हैं। और गुजरात में एक ये भी कहा जाता है कि हर एक मिनिस्ट्री, जो हर एक मिनिस्टर बनता है उसके उनको 2 या 3 ओएसडी रखने का हक होता है। अच्छा। तो एक ओएसडी हमेशा आरएसएस का पर्सन रखा जाता है जो मिनिस्टर की जो डे टू डे रिपोर्ट है, मिनिस्टर क्या कर रहा है, किन से मिल रहा है, और जो सारी रिपोर्टिंग है वो अपने मुख्यालय पर करता है। तो वो आरएसएस का ओएसडी के तौर पे मैं कहूँगा आरएसएस का स्पाई या नुमाइंदा उनके साथ, मिनिस्टरों के साथ भी छोड़ा जाता है। तो जब इस लेवल पे काम हो रहा है तो आप सोचेंगे कि नीचे का कोई लेवल बाकी नहीं रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ, मुझे बतौर पॉडकास्टर ये बात नहीं करनी चाहिए लेकिन कर रहा हूँ। हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसी दिल्ली में वहाँ लगभग 4-5 हज़ार नियुक्ति इधर 2 सालों 3 सालों में हुई हैं, और उसमें अधिकतम संघ में लाठी चलाने वाले लोग, शाखा चलाने वाले लोग, सुबह जो है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाने वाले लोगों का नियुक्ति हो रही है। और वो लोग इतने मजबूती के साथ कहते हैं कि आप आरएसएस में थे तो नियुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी, नहीं तो आप इंटरव्यू देने के बारे में भी मत सोचिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है जैसा आप कह रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या इसके लिए कांग्रेस नहीं जिम्मेदार है? अगर आप जानते थे कि कोई ऐसा संगठन है जो इस तरह का काम करेगा और ऐसा काम करता रहा है, उसके बारे में आप लोग क्यों नहीं सोचते थे? इंदिरा गांधी जी ने उसको रोकने की कोशिश की, उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन किया था, आप लोग क्यों नहीं सोचे? आरएसएस बैन नहीं होना चाहिए, आपको नहीं लगता? देखिए, आई थिंक कांग्रेस पार्टी की हमेशा से ये विचार रही। पहले मैं आपके फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि पहले से हमारी ये विचारधारा रही कि एक फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबका होना चाहिए। तो हालांकि वो हमारी बातों पर नहीं, वो हमसे डिसएग्री करते, हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट थे, फिर भी हमने उनको कभी ये बैन या वो करने की कोशिश नहीं की। हाँ, जब वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में, जैसे आपने सरदार पटेल जी का जिक्र किया, जब महात्मा गांधी जी की डेथ में उनका एक रोल माना गया, उसके बाद क्या रोल था? वो वही रोल था जो एक आतंकवादी संगठन का होता है बॉम्ब ब्लास्ट को एग्जीक्यूट करने में। तो वो रोल था प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द किलिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। तो दैट वाज द रोल ऑफ आरएसएस। तो इसके बाद जो उन्होंने हलफनामा दिया, उस पे उनको वो वेल रिकॉर्डेड हलफनामा है, उसके बाद उनको उन्होंने ये हलफनामा दिया कि वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और ऐसी कोई एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं करेंगे और दूर रहेंगे। ये मैं मानूंगा कि एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन, पहले जनसंघ, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के वो उसको ऑपरेट करते हैं और उसके थ्रू एक प्रॉक्सी पावर एंजॉय करते हैं। लेकिन जो 10 साल हमारी यूपीए सरकार रही थी,
तब हमने ये कभी नहीं सोचा कि ये कोई इतना बड़ा थ्रेट है, ना इस तरह की कोई गतिविधियों में वो उस वक्त वो रहे थे। हम आई थिंक टू अ ग्रेट एक्सटेंट उनको काफ़ी स्पीयर्स में उनका पावर कर्टेल कर चुके थे। लेकिन जो एक 2014 के बाद उन्हें न्यू लीज ऑफ लाइफ मिली है, इसका परिणाम है जो आज हम देख रहे हैं। और जो कमिंग टू योर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि क्या आरएसएस को बैन किया जाना चाहिए, मैं मानता हूं कि जो इनकी गतिविधि पिछले 10 साल में रही है, ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में वो रहे हैं। हर छोटी से बड़े डिसीजन में इनका इनका हस्तक्षेप रहा है। और आपने देखा होगा रिसेंटली कि जो लॉबिंग फर्म यूएस में पाकिस्तान की लॉबिंग करता है, वही लॉबिंग फर्म आरएसएस की लॉबिंग करता है। तो क्या ये संयोग है या एक प्रयोग है, या एक दोनों के सोर्स ऑफ फंड्स एक है? क्या इसी वजह से आज तक आरएसएस अपने सोर्स ऑफ फंड्स नहीं दिखाता? क्या इसी वजह से आरएसएस ने आज तक अपना मेंबरशिप रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है या कहीं रिकॉर्ड पे नहीं रखा है? तो मैं मानता हूं कि अब जो भी नई सरकार आएगी उसको इसका एक सिलसिलेवार इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इनके सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, इनको कौन फंडिंग करता है, और उन फंडिंग का किस किस गतिविधियों में उसका यूटिलाइजेशन होता है, इसका एक थोरो इन्वेस्टिगेशन करके इस पे जो भी लीगल पॉसिबल कार्रवाई हो उसको एक लीगल कंक्लूजन तक ले जाना चाहिए। इफ़ इट इंक्लूड्स बैनिंग देन दे शुड बी बैंड ऑल्सो। कुछ लोगों ने बताया, हम आरएसएस पे ही बात कर रहे थे, कुछ लोगों ने बताया कि जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, आप उसमें सक्रिय रहें, जैसा मैं जानता हूं आपके बारे में, कि इस देश में बहुत सारे लोग थे जिनको ये लगता था कि अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। लोग ये बोलने लगे थे भाई अन्ना आ गए हैं, अब देश में परिवर्तन होगा, गांधी की तरह कोई व्यक्ति आ गया है। महात्मा गांधी से जिनकी तुलना की जाने लगी इस देश में, आप सब उसमें सक्रिय थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि अन्ना आंदोलन आरएसएस द्वारा ही प्रायोजित था? क्या ऐसा आपको लगता है कि एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया जिसके नाम पे कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया गया, और जो इस देश में जो हुकूमत उस समय थी उसके खिलाफ एक प्रायोजित हथकंडा था जिसका इस्तेमाल आरएसएस के लोगों ने किया? ऐसा कुछ लोगों का आरोप है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं अन्ना आंदोलन में कभी सक्रिय नहीं रहा, लेकिन इनिशियली जब आपको अगर पहला उपवास याद हो कि जंतर मंतर पर एक अन्ना हजारे नाम का व्यक्ति आकर उपवास कर रहा है और ये कह रहा है कि देश से करप्शन ख़त्म होना चाहिए, तो तब मैं युवा था, आई थिंक 16-17 वर्ष का रहा हूँगा। तो मुझे भी लगा कि ये बात अच्छी है और ये बात देश हित में है, देश से करप्शन बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। धीरे धीरे ही मैंने महसूस किया, आई थिंक काफ़ी लोगों ने सालों लगा दिए, लेकिन मुझे 3-4 महीने के भीतर ही मुझे ये आभास हो गया कि ये जितना दिखा रहे हैं वही उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। देयर ऑब्जेक्टिव इज़ मच डीपर। क्योंकि आपको अगर पता हो, वो सुबह 8 बजे ही उनके जो गांव कैमरामैन पहुंच जाते थे और हर छोटी बड़ी फॉरेन पॉलिसी हो या इकोनॉमिक पॉलिसी हो, हर चीज़ पर अन्ना हजारे का कमेंट इसलिए इस तरह से लिया जाता था कि वो एक तरह से शैडो पीएम या शैडो अथॉरिटी हो देश के। तो तभी मैं समझ गया था कि ये दाल में कुछ काला है। लेकिन ये जो इसमें आरएसएस का रोल, फंडिंग फोर्ड फाउंडेशन से कैसे हुई, इसमें बाहर की ताकतों का रोल, जो आज हम कहीं ना कहीं बांग्लादेश और नेपाल में एक एक्सटर्नल हैंड देखते हैं, उसी तरह का एक्सटर्नल हैंड का आपको एक ब्लू जो कहते हैं साइंस, वो आपको दिखेंगे हमारे 2011 के मूवमेंट में भी। एंड मैं मानता हूँ कि कांग्रेस सरकार ने, यूपीए 2 की जो सरकार थी 2014 तक रही, शायद उन्होंने ये मैं मेरी पार्टी की वीकनेस मानता हूँ कि उसने इस चीज़ को थॉरली इन्वेस्टिगेट नहीं किया। लेकिन जब भी मौका मिलेगा इस बात पर भी एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स थे, किस तरह से उस मूवमेंट का भी फंडिंग वगैरह हुआ, और किन किन लोगों का इस षड्यंत्र में
वो शामिल थे या उनकी हिस्सेदारी थी। आपको लगता है कि कुछ ऐसी ताकतें थी जो सपोर्ट कर रही थी, जो बाहर की भी लोग थे इसमें? जी बिल्कुल, आई थिंक आप देखेंगे काफ़ी चीज़ जो फोर्ड फाउंडेशंस की काफ़ी रिपोर्ट्स वगैरह आई है, इट्स एक्सटेंसिवली रिपोर्टेड कि फोर्ड फाउंडेशन ने आरएसएस के थ्रू या आरएसएस आल्सो वाज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड और इंडिया अगेंस्ट करप्शन को एक फॉर्मेंट करने का एक चेंज ऑफ गवर्नमेंट, इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी टू चेंज द गवर्नमेंट। तो आपको ये लगता है कि जैसे मैंने बताया कि लोग ये बोलते हैं कि आरएसएस का एक रोल था उसमें, बहुत सारे लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आरएसएस तो एक तरफ है, हम उसको देख रहे हैं इस देश में काम कर रहा है, क्यों नहीं कांग्रेस ऐसा कोई संगठन बनाती, ऐसे काम करती? अब मैं थोड़ा सा बिहार की तरफ आता हूँ। बिहार इतना बड़ा राज्य था, सारे कांग्रेस के नेता क्यों गायब थे? देखिए, जो एक विचारधारा जो है, आई थिंक जो मैंने एक स्टार्टिंग में कहा था कि जो हम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो वैल्यूज़ और हम जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, वी आर नॉट वेरी मिलिटेंट इन आवर आइडियाज़। और जो हेट की और नफ़रत की विचारधारा होती है, उनकी एक डेडिकेटेड फॉलोइंग होती है। ठीक है, राइट, जो आपको आरएसएस की वर्किंग में दिखेगा। कांग्रेस पार्टी में मैं मानता हूँ कि वी आर, जो हमारे लोग भी है, वी आर नॉट कार्डर बेस्ड पार्टी, वी आर अ मूवमेंट बेस्ड पार्टी। जब कोई मूवमेंट होगा या जनता की हितों की बात रखनी होगी या वो बारी आती है, तो पूरी पार्टी एकत्रित होके उस पर बुलंद अपनी आवाज़ बुलंद करती है। हमारे यहाँ प्रचारक सिस्टम नहीं है कि आप शादी नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, आप एक कस्बे में जाकर, आप एक ज़िले में जाकर वहाँ पे आपकी विचारधारा को बढ़ाने का काम करेंगे। आपको मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल पता हो कि किस तरह ट्राइबल एरियाज़ में, मध्य प्रदेश में क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है जी, उन ट्राइबल एरियाज़ में आप अगर जाएंगे तो उनकी एक अलग एक कल्चर है, वो अलग अपने भगवान को अलग तरह से पूजा करते हैं, अलग मंदिर में जाते हैं, वो पेड़ों की पूजा करते हैं, वो पानी की पूजा करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वहाँ पर जाकर आप ये सर्च करिएगा, इस पे आपको काफ़ी चीज़ें मिलेगी कि आरएसएस के लोग जाकर जो उनका जो आदिवासी माता का मंदिर होता है, उसके बगल में एक हिंदू टेंपल बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ वनवासी वगैरह कुछ टर्म भी यूज हो रहा है क्या? वो उनका जो एक जो उनका प्रकोष्ठ है, जो सिर्फ वो आई थिंक वनवासी के बीच में ही काम करता है। तो ये भी अगेन वो मूल निवासी है, वो वनवासी नहीं है, लेकिन आरएसएस हमेशा ही ट्राइबल्स को एज अ वनवासी एड्रेस करता है। और वहाँ आप देखेंगे कि किस तरह से फंडिंग्स का यूज़ करके हर छोटे मोटे त्योहारों पर वहाँ पर भोज लगाया जाता है, पूजा रखी जाती है। और धीरे धीरे काफ़ी गांव, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा हुआ है कि काफ़ी गांव में धीरे धीरे ये होता है कि वो जो पंडित जी होते हैं वो धीरे धीरे आरएसएस की बात करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ भोज लगता है, प्रसाद होता है, अलग अलग इवेंट्स होते हैं। तो धीरे धीरे जो लोग सालों से, जनरेशन से जिस मंदिर में पूजा करते हैं, उसको छोड़कर वो नए मंदिर की तरफ मुड़ जाते हैं। और दिस इज़ हाउ दे आर, जो एक कहते हैं कि उनको उनके कल्चर से दूर करके एकदम वो हिंदुत्ववादी बनाया जा रहा है। पूरी कोशिश है कि आदिवासियों को वनवासी बनाया जाए। जी बिल्कुल। मैं एक कांग्रेस से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछ लेता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक भारत जोड़ो यात्रा करती है, फिर बिहार में एक यात्रा होती है कि एसआईआर में किस तरह वोट काटे जाते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि वोट की चोरी इस देश में हो रही है और उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है? जी बिल्कुल हो रही है। राहुल गांधी जी ने आज तक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के सामने, मीडिया के सामने, हम सब के सामने एक सिलसिलेवार इश्यूज़ को उठाया है। इलेक्शन कमीशन बजाय इसके कि उन चीज़ों पर जवाब दे, वो उसको टेक्निकलिटीज़ में उलझाना चाह रहा है। और अपनी जो एक इंस्टीट्यूशन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो देश की जनता को ट्रांसपेरेंसी से जवाब दे, वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता नहीं कर रहे हैं। ठीक है। जहाँ तक बात है वोट चोरी की,
और हम एट द स्टार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट बात कर रहे थे प्रोफेसर वगैरह की। तो आपने देखा होगा कि ये जो राकेश सिन्हा जी है, जो फॉर्मर राज्यसभा एमपी है, आपने डीयू का जिक्र किया, तो शायद ये डीयू के प्रोफेसर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो वो पहले दिल्ली वोट करते हैं, फिर उनका फोटो आता है बिहार में उन्होंने वोट किया। ये तो एक दो ऐसे लोग हैं, हमने काफ़ी लोगों का ऐसे देखा, 10-15 लोगों का, जिनमें उसी छपास की भूख थी जो प्रधानमंत्री में थी, यार हमेशा दिखती है प्रधानमंत्री में भी। इसीलिए वो पकड़ में आ गया कि 6 महीने पहले आपने ये फ़ोटो पोस्ट किया था और अब ये फ़ोटो पोस्ट किया। ऐसे तो मैं मानता हूँ कितने हज़ारों भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ता होंगे जो ये करते होंगे। जब राकेश सिन्हा जी की ही बात हो रही है, तो मैं हमेशा जब इनको डिबेट पर देखता था और जिस प्रकार की भाषा और जिस प्रकार की बातें वो करते थे, तो मुझे ये हमेशा से लगता था कि ये डीयू का कोई प्रोफेसर ऐसी बातें कर सकता है क्या, इतनी रिग्रेसिव कम्युनल बातें। तो एक बार मैंने जाकर देखा गूगल पे, आप और आपके दर्शक भी देख सकते हैं कि वो एक कोई इवनिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं, राइट, जिसमें 6 से 8 बजे तक की क्लासेस होती है और वो वहाँ से सैलरी ड्रॉ करते हैं। आप ये रिसर्च करिएगा, तो 6 से 8 तो मुझे हर टीवी पर, हर दूसरे टीवी चैनल पे दिखते हैं। तो ये पढ़ाते कब है? इनको पैसा किस बात का मिल रहा है भाई? टीवी पर डिबेट पर जाने का पैसा मिल रहा है क्या इनको, राइट? तो ये अब आप देखिए, उन्होंने इसके बाद क्या कहा क्लैरिफिकेशन में कि पहले मैं दिल्ली रहता था, अब मुझे अचानक से याद आया मेरे पैतृक गांव में, तो मैंने अपना वोट वहां शिफ्ट करवा लिया। तो भाई इलेक्शन कमीशन का तो रूल ये कहता है ना कि आप उस स्टेट के डोमिसाइल होने चाहिए। आप अगर 1 साल से ज़्यादा उस लोकेशन पे रह रहे हैं तो ही आपका वोट रजिस्टर होगा उस लोकेशन पे। बिल्कुल। तो क्या 1 साल से वो डीयू में पढ़ा नहीं रहे कि वो बिहार से आकर अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाते हैं शाम को? तो इस पे कांग्रेस पार्टी केस क्यों नहीं करती? तो बिल्कुल ये इश्यूज है जो हमने पब्लिक डोमेन में रखे हैं, लेकिन ये चीज़ें ये बात ऐसी है कि वो जो कहते हैं ना कि सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, ये वही बात है जो हमें राकेश सिन्हा जी और इनकी पुलिस और इनकी सिस्टम में दिखती है। एक है संगीत रागी, देखा है आपने उनको? जी देखा है में जी। वो भी तो वो तो मैं मानता हूँ कि जो अगर राकेश सिन्हा जी यहाँ की बातें करते हैं, वो उससे 10 गुना नीचे की बातें करते हैं। पर वो बीजेपी में नहीं है, वो संघ में है ना। वो तो बार बार कहते हैं मैं बीजेपी में। मतलब आप देखिए कि जो इनकी विचारधारा में बिलीव करता है, जो इनके विचारधारा के फाउंडेशन में है, वो भी अपने आप को वो नहीं मानते कि यार मैं बीजेपी का कहूँगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो भी प्राउडली नहीं कह पाते। आप किसी भी कांग्रेसी को पूछो, आज आप पटना एयरपोर्ट पर चले जाओ, भले हमारी 6 सीट आई है, आप वहाँ से पूछो कि क्या आप कांग्रेसी हो, वो कांग्रेसी छाती ठोक के आपको कहेगा कि हाँ मैं कांग्रेसी हूँ। लेकिन इनकी आप व्यथा देखिए, आप इनकी दुर्दशा देखिए कि जो इनके आइडियोलॉग्स है, जो इनकी पार्टी का एक आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन पे काम करते हैं, वो भी अपने आप को ये नहीं मानते, नहीं भाई साहब हम तो बीजेपी से नहीं हैं। मतलब वो भी मानते हैं कि ये इससे दूर रहना चाहिए। 2 लोग हैं, बड़ा मज़ा आता है मुझे देख के। एक हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, एक संगीत रागी जी। डिबेट करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक वहाँ पे बन के, और खूब बहस करते हैं। बाद में जो बीजेपी के सपोर्टर वो वीडियो लगा कहते हैं आज इनको धो दिया, उनको धो दिया। बड़ा बहुत आनंद आता है। आप कभी, आपका सामना हुआ कभी? जी, मेरा काफ़ी बार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से हुआ है। और आप जब इनको फैक्ट्स पे काउंटर करिएगा ना, आप काफ़ी डिबेट्स में देखिए कि कोई भी इनको, आई थिंक सपा के प्रवक्ता है भाटी जी, आई थिंक कंचना प्रियंका भारती, ये सारे भी जो आरजेडी के प्रवक्ता है, कांग्रेस पार्टी के भी आलोक शर्मा जी, सुप्रिया श्रीनेत जी वगैरह है, जब इनको एकदम ही कॉर्नर कर लेते हैं ना, तो ये तो कहते हैं अरे देखिए मेरा तो संघ से कोई लेना देना नहीं है, भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, आप मुझसे तो मेरे उस पे बात कीजिए। मतलब वो अपना किनारा कर लेते हैं। वो कभी कॉर्नर, वो जो एक इंग्लिश में वर्ड है, मुझे इसका हिंदी, वो एक स्लाइमी, कि आप वो पकड़ में ही नहीं आएंगे। वो तेल लगा कर आते हैं। वो मध्य प्रदेश गुजरात में ना कभी कभी वो गैंग का चलता है इस विंटर सीजन में, कि वो पूरा निर्वस्त्र होते हैं और तेल लगा कर आते हैं
चोरी करने आपके घर पे कि जब आप पकड़ने जाओ तो वो फिसल जाए। तो ये लोग पूरी तरह, ये जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस है ना, वो पूरी तरह ऐसा तेल लगा कर आते हैं कि जैसे ही आप उन्हें काउंटर करो, अरे अरे हमारा तो भाजपा से आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है और वो फिसल जाएंगे। हाँ हाँ, तो इनका भी यही हाल है। आप ये बताओ, आप कितने साल से डिबेट में जा रहे हो? पहली बात है। दूसरी बात है कि कुछ बदला है डिबेट में, माहौल बदल गया है मीडिया का, जिस तरह से वो लोग बात करते हैं। आपको ऐसा फील होता है कि मीडिया, जो पत्रकार है, वो किसी सरकार के पक्ष में है या निष्पक्ष मीडिया नहीं है? आपको ऐसा फील होता है वहाँ बैठ के? मैं डिबेट्स काफ़ी टाइम से करता रहा आया हूँ। आई थिंक रेगुलरली आई हैव बीन डूइंग सिंस 2022 से मैं कर रहा हूँ। आई थिंक 2014 से 22 जब तक मैंने डिबेट पर जाना स्टार्ट किया, मैंने 7 साल कोई टीवी देखना ही बंद कर दिया था। हाँ, क्योंकि 2014 से जो मीडिया पे मैं मानता हूँ कि मोदी चालीसा पढ़ी जाती है, वो न्यूज़ नहीं दिखाया जाता। अरे प्रधानमंत्री जी ने ये कर दिया, मोदी सरकार ने ये कर दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, करारा जवाब दिया। तो जो पहले एक सरकार में पीआर डिपार्टमेंट आई थिंक हुआ करता था, वो डिपार्टमेंट बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मीडिया ही पूरा काम ये कर देती है मीडिया का। और जैसा ही आपने इंडिपेंडेंट वॉइसेस या ये एक्सपर्ट्स सो कॉल्ड बन के आते हैं, उसी तरह आप देखेंगे हर डिबेट में ये होता है कि भाई एक भाजपा का प्रवक्ता होता है, एक हर्षवर्धन त्रिपाठी या संगीत राठी जैसे लोग होते हैं जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कहते हैं, लेकिन सरकार के फंडिंग से उनका घर चलता है। तीसरा जो एंकर होता है वो भी 95% भाजपा का प्रवक्ता बन के बैठा होता है। वो इस तरह से तलखिया विपक्ष से उस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जो सरकार से पूछना चाहिए। अगर इस देश की मीडिया जो तेज़ तरार, अग्रेसिव, फायरी क्वेश्चंस विपक्ष से पूछती है, अगर उसके 50% इंटेंसिटी वाले सरकार से भी अगर सवाल कर ले, तो इस देश में अकाउंटेबिलिटी आधी अधूरी तो आ ही जाएगी कि भाई इतनी अकाउंटेबिलिटी आप सरकार से ले लीजिए जितनी आप विपक्ष से लेते हैं। तो बिल्कुल आई थिंक ये मीडिया में एक शिफ्ट है जो विजिबल है, और इसीलिए आप देखेंगे कि एक न्यू मीडिया, यूट्यूब पर इतने इंडिपेंडेंट वॉइसेस और जो काफ़ी पॉडकास्ट जैसे आपका भी शो है, ऐसे काफ़ी शोज़ है जो पॉपुलर हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि जनता भी एक ऑल्टरनेटिव मांग रही है। जनता मीडिया ना देखकर इन इंडिपेंडेंट वॉइसेस को ज़्यादा सुन रही है। यूट्यूब तो जनता भी एक ऑल्टरनेटिव तलाश रही है। ठीक है, एक चीज़ अब आपने मोदी जी का जिक्र किया, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, अब लग रहा है कि 15 साल प्रधानमंत्री भी रह लेंगे। कोई करिश्मा तो होगा उनमें, क्या है ऐसा? आप गुजरात से आते हैं, आपने बहुत नज़दीक से उस पॉलिटिक्स को समझा होगा। क्या करिश्मा है कि कोई व्यक्ति 15 साल मुख्यमंत्री और 15 साल प्रधानमंत्री है? तो कुछ तो उसके पास होगा। उनका जो पब्लिसिटी बजट है, परमिंदर जी, वो मैं अगर आपको दे दूं तो शायद आपका भी करिश्मा और जलवा उसी लेवल का हो जाए। तो जनता के टैक्स के पैसों से अपनी इमेज चमकाना, अगर आप इसे करिश्मा कहते हैं तो मैं तो इसको करिश्मा नहीं मानता हूँ। यस, इसमें इक्वली मैं रोल मानता हूँ जो पूरे विपक्ष के स्पेस की, और जिसमें कांग्रेस पार्टी एक मजबूत आवाज़ है, एक नेशनल पार्टी है, एक बड़ी पार्टी है। तो इसमें मैं हमारी भी विफलता मानता हूँ कि हमने उनके प्रोपेगेंडा को जो इफेक्टिवली काउंटर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं करने में हम विफल रहे। जी, गुजरात में कुछ विकास हुआ है जिसकी बात की जाती, कैसा विकास है वहाँ पे? देखिए, अगर आप गुजरात को एज अ स्टेट आप देश के किसी भी स्टेट से कंपेयर करेंगे तो गुजरात हमेशा से ही एक विकसित देश रहा है, एक विकसित प्रदेश रहा है। जी, गुजरात हमेशा से ही एक विकसित प्रदेश रहा है क्योंकि वहाँ के लोग एंटरप्रेन्योरियल है, राइट। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए। मैं कुछ दिन पहले लास्ट ईयर मैं अफ्रीका में था। मैं एकदम अफ्रीका का जो कीनिया देश है और उसकी राजधानी नायरोबी से भी मैं जब इतना दूर चला गया था, वहाँ पे मुझे गुजराती में एक बोर्ड दिखा
एक अच्छा। स्टोर था जिसका बोर्ड गुजराती में लगा हुआ था। मैं वहाँ अंदर जाता हूँ, वो ग्रोसरी स्टोर था, और मैं पूछता हूँ उससे, तो वहाँ पे जो वर्कर था वो वहाँ का अफ्रीकन वर्कर था, कीनियन वर्कर था, ठीक है। वो भी गुजराती में जवाब दे रहा था, राइट। और फिर मैंने ज़्यादा जांच पड़ताल की तो ये लोग सालों से वहाँ बसे हुए थे और फिर उन्होंने लोकल वर्कर्स हायर किए हुए हैं। तो गुजरात और गुजरातियों की विकास और उनकी मेहनत का क्रेडिट कोई एक पार्टी नहीं ले सकती, और या कोई एक व्यक्ति नहीं ले सकता। तो गुजरात का जो विकास हुआ है सही मायनों में, और गुजरात की जो बोलबाला है, गुजरातियों का जो एक एंटरप्रेन्योरियल और बिजनेस सेंस एक्यूमेन है, उसका श्रेय कोई मोदी जी को नहीं जाता। वो मोदी जी जब पैदा भी नहीं हुए थे तभी भी गुजराती आधे देश आधी दुनिया पर जाकर ट्रेड कर रहे थे और अपना घर चला रहे थे, और वो उन पैसों से वो घर पर अपने गांव भेजते थे, और जिससे उस गांव का और सराउंडिंग्स का वो विकास होता था। जहाँ पर सरकार का जो प्राइमरी काम होता है एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, तो आप देखेंगे उन चीज़ों में गुजरात काफ़ी पीछे है। अच्छा। तो अगर मोदी जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, ऑलमोस्ट 30 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है, तो क्यों आज भी जो बेसिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है उनकी हालत खस्ता है, नहीं, कुछ तो ऐसा कर गवर्नमेंट रहे स्कूल्स होंगे। की हालत खस्ता है, टीचर्स की नियुक्तियां नहीं होती, कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम्स आज भी है। अगर लोग अपना हक मांगते हैं तो पुलिस से उन पर लाठियां चलाई जाती है। तो ये सारे इश्यूज है। यू कंपेयर इट विथ कर्नाटका की आप सिचुएशन और गुजरात की सिचुएशन भी कंपेयर करेंगे तो कर्नाटका काफ़ी हेल्थ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में आपको आगे दिखेगा। हाँ, ये एक सवाल मेरा ऐसे जुड़ा हुआ है, जैसे आप कह रहे हैं, मैं आपसे मिला, आपसे बात की, तो आप अक्सर जब फ़ोन पे बात करते हैं या किसी से बात करते हैं तो गुजराती बोलते हैं, ठीक है। आप हिंदी भी इतनी अच्छी बोल रहे हैं, आप अंग्रेजी बोल लेते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हमारे यहाँ यूपी बिहार के लोग जो हैं वो भोजपुरी में बात करने से कतराते हैं। वो कहीं आपको दिल्ली में, मुंबई में अगर दिखेंगे तो अपनी ज़ुबान नहीं बोलते हैं। अभी एक भाषा का सवाल महाराष्ट्र में चल ही रहा है कि शिवसेना के लोग किस तरह, मनसे के लोग किस तरह से अभी एक व्यक्ति को पकड़ के कह रहे हैं गार्ड को कि तुमको मराठी बोलना पड़ेगा, और वो मना कर रहा है कि मैं नहीं बोलूँगा, तो पकड़ के उसको मार रहे हैं और कह रहे हैं बोलना पड़ेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप गुजराती में बात करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं, यूपी बिहार का व्यक्ति क्यों एक अपनी एक जो नेशनल भाषा है उसमें बात करता है, वो अपनी भाषा में क्यों, अपनी लोकल लैंग्वेज में क्यों नहीं बात करता है? क्यों ये ऐसा है? आप कुछ समझते हैं इस पर? आई थिंक मैं मानता हूँ कि एक अपना जो एक प्राइड है, वो आई थिंक गुजरात में एक प्राइड काफ़ी पैल्पेबल और विजिबल है। हर व्यक्ति बोलता है, हर व्यक्ति गुजराती मोर और लेस समझता है। जैसे मेरे साथ मैं पढ़ सकता हूँ गुजराती, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ, क्योंकि अब प्रैक्टिस छूट गई है तो लिखने में मुझे दिक्कत होती है। मैं इंग्लिश ज़्यादा कंफर्टेबली लिख पाता हूँ, हिंदी में पढ़ पाता हूँ, हिंदी में बोल पाता हूँ। तो आई थिंक गुजरात में एक प्राइड फैक्टर है। अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं और कहीं एयरपोर्ट पे आपको दिखेगा कि कोई गुजराती बात कर रहा है तो वो जाकर उससे गुजराती में बातें करने लगेंगे, राइट। तो आई थिंक अपने लैंग्वेज के प्रति एक जो प्राइड है और अपने कल्चर के प्रति जो प्राइड है वो आई थिंक सब में होनी चाहिए। एट द सेम टाइम जो हम देखते हैं कि काफ़ी स्टेट्स में ये जो अटैक्स होते हैं, आई थिंक अगर आप वहाँ पर काम कर रहे हैं तो उसकी लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए, लेकिन वो कोई कंपलसरी नहीं है कि कोई आपको फोर्स करके, वो एक अंदर से होना चाहिए। अगर मैं अगर मान लीजिए तमिलनाडु जाता हूँ और मुझे तमिल भाषा सीखनी है तो वो मेरा चॉइस होना चाहिए कि अगर वो मुझे सीखनी है या नहीं सीखनी है। लेकिन हाँ, अगर आप वहाँ पे प्रोलॉन्ग पीरियड तक काम कर रहे हैं तो आपको एक बेसिक वर्किंग लैंग्वेज वहाँ की आनी चाहिए, ये मेरा मानना है जी। लेकिन जिस तरह से अटैक्स और जो वायलेंस हम काफ़ी स्टेट से ऐसी खबरें आती है, इसको हम कंडोन मतलब ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है।
आपको एक चीज़, अब जब ये भाषा की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसा मुझे लगता है कि यूपी बिहार के लोग अपनी भाषा को लेके इसलिए अंडर कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, कि कॉन्फिडेंस अपनी भाषा को लेके उनके अंदर इसलिए नहीं है कि वो ये समझते हैं कि ऐसा बोलना कोई अपराध बोध है, क्योंकि उनके साथ इसी के नाम पे भेदभाव होता है। जैसे दिल्ली में बिहारी बोल के होता है, मुंबई में होता है, हर जगह होता है, और वो बड़ा अपमानजनक है जो इधर के लोग हैं बोलते हैं। मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ, भारत का जो शिक्षा तंत्र है जिस तरह का अभी चल रहा है, आपको लगता है कि दुनिया में, आप तो बाहर भी पढ़ाई किए हैं, कैसे अलग है यहाँ पे? क्या रिसर्च नहीं अच्छी हो रही है, या पढ़ाई लिखाई सही से नहीं हो रही, या उसको पूरा जिस तरह से प्राइवेट शिक्षा को किया जा रहा है बर्बाद आपको नहीं हो लग रहा है, सब कर दिया गया? बिल्कुल, आपने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी देखी होगी कि गुजरात में कितनी स्कूलों को, गवर्नमेंट स्कूलों को बंद कर दिया गया। ठीक है। मध्य प्रदेश में यूपी कितनी, और यूपी, मध्य प्रदेश, यूपी में, इवन छत्तीसगढ़ में काफ़ी गवर्नमेंट स्कूलों को बंद कर दिया गया। तो जहाँ पे ज़रूरी है हमें और एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करने की, और एजुकेशन को और एक्सेसिबल बनाने की, अगर आपके घर से 20 किलोमीटर दूर अगर स्कूल होगा गवर्नमेंट, तो बच्चा वहाँ पर, माँ बाप उसको वहाँ भेजने के लिए कतराएंगे, राइट। और तो मैं मानता हूँ कि ये जो जिस प्रकार से ये सरकार चल रही है और एजुकेशन पर प्रहार कर रही है, आप मतलब ये, आई थिंक आप जैसे रिसर्च स्कॉलर्स कर सकते हैं। आप देखिएगा कहीं ना कहीं ये जो स्कूल्स बंद हो रही है ना, ये कुछ सालों में वहाँ पे सरस्वती शिशु मंदिर ज़्यादा खुल जाएंगे जी। ताकि लोग गवर्नमेंट स्कूल में ना जाए, आरएसएस स्कूल में जाए। ये शिशु मंदिर है क्या? मेरे यहाँ भी बहुत है। आप जगह जगह जाएंगे, हर 5 किलोमीटर पे एक सरस्वती शिशु मंदिर मिलता है। उसमें क्या पढ़ाई, मैं तो उसमें पढ़ा नहीं, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। उसमें लोग बोलते हैं बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। वो आई थिंक जो पढ़ाई है वो, आई थिंक मैं मानता हूँ उसको एक तरीके से मैं फैक्ट्री ऑफ हेट कहूँगा। वो एक, ऐसा कुछ वहाँ सिखाया जाता है? जो मैंने जितना ऑब्जर्व किया है वहाँ पर काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती है, जिसमें पहले तो आई थिंक जाति विशेष के लोगों को भी उनके खिलाफ भी जहर भरा जाता था। लेकिन अब क्योंकि उन जातियों को भी आरएसएस टारगेट कर रहा है, तो अब ये चीज़ धर्म विशेष के लोगों पर की जा रही है कि फलाना कम्युनिटी ज़्यादा हावी हो जाएगी, हमें मारेगी, ये होगा वो होगा। तो जब एक बच्चे को बाल अवस्था में ही ये सब पढ़ाया जाता है, उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, तो वो एक बड़ा वो एक अपनी मैच्योर एज में आकर भी उन चीज़ों के साथ वो जीता है। तो ये आई थिंक एक इनका लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि कैसे अपनी विचारधारा को जिंदा रखना। और लाखों की संख्या में होंगे सरस्वती शिशु मंदिर। बिल्कुल। और अगेन इसका फंडिंग कहाँ से आता है? ये जो स्कूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, सरकार देती है इनको? बिल्कुल, सरकारें देती है काफ़ी जगह। और बाकी जैसा मैंने कहा आपको एट द स्टार्ट कि इनको फंडिंग इस मात्रा में कहाँ से आती है और वो कहाँ स्पेंड करते हैं, इसका भी एक थरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जी। तो ये जो शिशु मंदिर हैं, इनमें आप कह रहे हैं हेट, ऐसा कुछ आपको, मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ कि गुजरात के बारे में थोड़ा सा, नरेंद्र मोदी पे हम बात अधूरी रह गई थी। मैं ये कह रहा था कोई करिश्मा होगा, आप कह रहे हैं नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2002 में गुजरात दंगा होता है, कांग्रेस पार्टी तो उसके बाद सरकार में रही, उसकी जांच क्यों नहीं हुई, किसी को सज़ा क्यों नहीं हुई, तमाम लोग बरी हो गए? तो आपको नहीं लगता है कि बतौर एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे आपको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी? आप लोग ऐसा नहीं कर पाए? उनकी सरकार में कुछ दंगे हुए थे। देखिए, जो काफ़ी कमीशंस बने थे, काफ़ी कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज हुई थी, लेकिन ये जो बात बार बार मोदी जी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिला है, तो सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिला है। वो एक प्रोसीजरल और टेक्निकल आई थिंक राउंड्स थे उसके। लेकिन जो चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने उन चीज़ों पर अफेक्टिवली उस वक्त जो एक्शंस लिए जाने चाहिए थे वो नहीं लिए गए। हालांकि मैं तो नहीं था तब, मैं
मैं 7, 8, 10 साल का रहा हूँगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर कोई गलतियाँ हुई है तो उसको कुछ हुआ है गलत, ऐसा आपको लगता है? जी बिल्कुल गलत हुआ है, बिल्कुल। तो कैसे क्लीन चिट मिल गया? क्लीन चिट नहीं मिला है, सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिला है। अच्छा, अभी भी है वो केस? केस को हटा दिया गया था बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल और प्रोसीजरल ग्राउंड, बट क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट नहीं दिया है। ऐसा है जी। तो कांग्रेस पार्टी आएगी तो कुछ होगा? देखिए आई थिंक अगर अच्छा, एक उदाहरण दे देता हूँ। हमारे यहाँ एक यूपी में एक नेता हैं आजम खान, उनको भैंस चोरी के आरोप में, बकरी चोरी के आरोप में, मुर्गी चोरी के आरोप में जेल में बंद है। ऐसे ऐसे अपराध हैं। किताब चोरी के आरोप में जेल में बंद है। कोई कार्ड उन्होंने उनका बन गया था, उसके वजह 7 साल की सजा हुई। अभी वो फिर दोबारा जेल गए। देखिए मैं तो आजम खान जी का जो भी केस है उसकी मैं डिटेल्स नहीं जानता हूँ या उसके तथ्य नहीं जानता हूँ। हाँ, लेकिन आई थिंक मैं हमेशा कहता हूँ, ये बार बार कहता हूँ कि इनको तो कोई ना कोई भैंस चोरी या जैसे आपने किताब चोरी या कोई कार्ड चोरी या कार चोरी का झूठे मुकदमे या इस तरह से बेबुनियादी बातें, कोई भी आदमी जब इतने साल विधायक रहा है या मंत्री रहा है तो ऑब्वियसली वो किताब की चोरी तो नहीं करेगा या भैंस की चोरी तो मुर्गी नहीं चोरी करेगा। का भी आरोप है। हाँ, मुर्गी की चोरी भी नहीं करेगा। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी देश में तो मोदी जी के खिलाफ हम ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, ना उन पे भैंस चोरी, ना उन पे मुर्गी चोरी, ना किताब चोरी। इनके ऊपर ऑलरेडी जेन्युइन केसेस इतने होंगे कि ये पूरे देश से माफ़ी मांगते हुए घूमेंगे। आप ये मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक, बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि ऐसी जांच एजेंसीज जो जिस प्रकार की ये दुरुपयोग आज सेंट्रल एजेंसीज का कर रहे हैं, हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम सिर्फ उपयोग करेंगे ना। तो भी 6 महीने में आप देखेंगे कि ये जो कोई चाणक्य बन बैठा है, कोई क्या कुछ बन बैठा है, कोई सम्राट बन बैठा है, ये पूरे देश में घूम घूम के हर चौराहे पर आपको माफ़ी मांगते हुए दिखेंगे। माफ़ी मांगना इनकी पुरानी आदत है, वो उसका खूब उपयोग करेंगे ये। आपको लगता है कि कांग्रेस आएगी सत्ता में? लोग कह रहे हैं अभी मोदी जाएंगे तो योगी बैठे हैं उनसे बड़े। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक वो इंग्लिश में एक कहावत है ना कि सन नेवर यूज्ड टू सेट ऑन ब्रिटिश एम्पायर। तो अंग्रेज़ों को भी लगता है कि जहाँ सूरज उगता है, जहाँ सूरज उगेगा वहाँ पे हमारा राज रहेगा। आज उस किंगडम का क्या हालत है। तो जब इनको भी आज यही लगता है कि हम ही हम हैं, बाकी सब कोई नहीं है, तो ये चीज़ बिल्कुल होगी। तो मैं एक बात करना चाह रहा था। प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण दिया और उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने 1936 में वंदे मातरम जो गीत था उसमें परिवर्तन किया और वहीं से जो है भारत विभाजन की नींव पड़ी। कुछ लोहिया ने भी एक जगह लिखा है, भारत विभाजन के गुनहगार, एक किताब लिखी है। उस किताब के बारे में मैं कभी और बताऊंगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो 1936 में कांग्रेस ने कुछ उसमें किया उसकी वजह से विभाजन हुआ? आपको क्या लगता है? देखिए आई थिंक जब मैं वो उनका भाषण सुन रहा था टीवी पर, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था तो वो मैंने एयरपोर्ट पर देखा था और वो भाषण उनका सुनकर मुझे ये लगा कि मोदी जी ने आज प्रूव कर दिया कि वो सच्चे स्वयंसेवक है। ठीक है नो, क्योंकि अंग्रेज़ों सच्चे संघ सेवक की ये खासियत होती है कि वो हमेशा ब्रिटिशरों की चाटुकारिता या चापलूसी करता है। तो ये सॉन्ग जो चेंज हुआ था वंदे मातरम, वो तो 1936 में हुआ, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन 1905 में जब बंगाल के विभाजन का एक प्रस्ताव अंग्रेज़ लेकर आए, तो भारत के विभाजन की नींव तो अंग्रेज़ों ने 1905 में रखी। तो मोदी जी क्यों हमेशा तत्पर रहते हैं ब्रिटिशरों को क्लीन चिट देने में? क्योंकि वो उनके जीन्स दिखाता है, वो उनके सच्चे गुण, आरएसएस के स्वयं सेवक के सच्चे गुण दिखाता है कि वो अपना जो मास्टर्स है, अपने जो आका है, उनसे कभी दगेबाजी नहीं कर सकते, राइट।
दूसरी जो विभाजन की नींव जो रखी वो जिन्ना ने रखी, मुस्लिम लीग ने रखी। इसमें भी आपको पता है, वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स है कि कैसे सावरकर ने उस सोच को प्रोपगेट करने का, टू नेशन थियोरी सबसे पहले सावरकर ने दी थी देश को। ठीक है। तो हमेशा से प्रधानमंत्री, मुझे पता नहीं क्यों, अंग्रेज़ों का तो मुझे समझ में आता है, लेकिन हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी जी के दिल के एक कोने में हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। वो हमेशा पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में एकदम तत्पर रहते हैं जी। कैसे उन्होंने इसमें आरएसएस जो मुस्लिम लीग और जिन्ना का रोल है उसमें उनको क्लीन चिट दे दी। इसी तरह पठानकोट में हमला होता है, जो पूरे देश को पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि आईएसआई और पाकिस्तान का जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है हमेशा से उनका टेरर अटैक्स में रोल रहा है। उसी आईएसआई को वो पठानकोट के एयरबेस में बुलाकर उनसे इन्वेस्टिगेट करवाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा से ये जो उत्सुकतापन है ना, कि कभी वो ऐसे ही बिन बुलाए मेहमान बिरयानी खाने चले गए, इन सब चीज़ों में भी आई थिंक एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए टाइम पर। ये कहीं ना कहीं मैं इसके तार जोड़कर देखता हूँ, जो मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट में कहा कि कैसे आरएसएस और पाकिस्तान का लॉबिंग सिर्फ एक ही फर्म, दोनों का काम एक ही फर्म कर रही है यूएस में। तो ये कहीं ना कहीं इसको इस संदर्भ से देखा जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन आपने पूछा, जो ये कमेटी बनी थी, वो उस कमेटी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो क्या बीजेपी ये कहना चाहती है, क्या प्रधानमंत्री जी ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर विभाजनकारी थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को आज़ादी और देश की एकता के लिए निझावर कर दिया? क्या वो विभाजनकारी थे? प्रधानमंत्री जी ये कहना चाहते हैं। थर्ड पार्ट, हर छोटी मोटी चीज़, जैसे आज आरएसएस और भाजपा देश को बांटने के लिए कर रही है, यही काम उनके आका जो यहाँ पर अंग्रेज़ थे वही कर रहे थे। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने देखा कि वंदे मातरम को लेकर मुस्लिम समुदाय के बीच में एक जहर घोलने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है, तो एक कमेटी का गठन हुआ और उस कमेटी ने उस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन देखते हुए देश के हित में, देश की आज़ादी को लड़ने के लिए जो एक सही डिसीजन था वो उन्होंने लिया। उसकी हमें पॉलिटिकल जो सेंस है उस वक्त के लीडर्स की, वो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। और मैं कहूँगा ये तो नमस्ते सदा वात्सल्य मातृभूमि वाले हैं। इनका वंदे मातरम से क्या लेना देना? पहली बार वंदे मातरम गाया गया था वो कांग्रेस पार्टी के सेशन में गाया गया था। कांग्रेस पार्टी का आज भी जो हर एक प्लीनरी सेशन होता है उसकी शुरुआत वंदे मातरम से होती है और जनगण मन पे हम हमारा सेशन कंक्लूड करते हैं। कांग्रेस के हर स्थापना दिवस पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपने कभी सुना है ये संघ की शाखाओं में वंदे मातरम गाते हुए? तो इनका क्या वंदे मातरम से लेना देना? ये एक आप क्लिप दिखा दीजिए कि भाजपा मुख्यालय में वंदे मातरम गाया जाता हो। मैं ऐसी 50-100 क्लिप दिखा दूंगा जहां कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में गाया जाता है। हमारा हर प्रोग्राम, हर पॉलिटिकल प्रोग्राम वंदे मातरम से स्टार्ट होता है। तो इनका क्या लेना देना वंदे मातरम? अब गाया जाता है कि नहीं, अब आरएसएस के लोग बताएंगे। वो बिल्कुल वो क्लिप फैब्रिकेट करके डाले और ये भी डाले कि वो जो सुबह 7 बजे वो जो आपके ग्राउंड के, आपके घर के पार्क या ग्राउंड में ये लोग जो लाठियाँ देकर लेकर करतब दिखाते हैं ना सुबह सुबह में, वहाँ पे कौन सा गीत गाया जाता है वो भी बताए ज़रा देश को। एक हम लोग पीछे बात कर रहे थे, बिहार में चुनाव हुआ है, जब मैं एसआईआर पे बात कर रहा था, आपको लगता है कि अगर वोट की चोरी हुई है तो आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना न्यायालय जा रहे हैं, ना उसका विरोध कर रहे हैं,
राहुल गांधी जी हैं नहीं, आपको नहीं लगता कि वहाँ जब आपका संगठन ही नहीं बिहार में है, आप चुनाव कैसे जीतेंगे? देखिए, आई थिंक ये दो अलग पहलू है, संगठन और SIR, और जो वोट चोरी का आपने कहा न्यायालय नहीं जा रहे हैं। ठीक है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने ये कहा कि आप एक हलफनामा साइन करिए। ठीक है। आप ऑन रिकॉर्ड मिस्टर OP रावत, डॉक्टर SY कुरैशी और ये जो सारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स रह चुके हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये जो हलफनामा मांगा जा रहा है वो इररेलेवेंट रूल के अंडर मांगा जा रहा है, और अगर उस हलफनामे को कोई भी साइन करके देता है तो वो वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एक ऐसा हलफनामा मांग रहे हैं जो कोई लीगल वैलिड ही नहीं है, और जब चीज़ें उनके रिकॉर्ड पर रख दी गई है तो ये इलेक्शन कमीशन का रोल है कि वो उस पर आकर सफाई दे। सफाई देने में अगर कोई चोरी नहीं है, मैं कहता हूँ परमिंदर जी, अगर आपको एक मशीन रीडेबल वोटर डेटा मिल गया तो 20 मिनट के अंदर तो आप ही पता लगा लेंगे। एक जेसन स्क्रिप्ट लगाकर आपको ही पता चल जाएगा कि राहुल गांधी के जो क्लेम्स है उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। तो वो मशीन वो डेटा पब्लिकली अवेलेबल कर देना चाहिए। अगर राहुल गांधी जी की बात, कांग्रेस पार्टी की बात बिल्कुल गलत है तो हम तो हज़ारों जगह से विदिन 24 आवर्स फैक्ट चेक हो जाएंगे। दूसरी बात है SIR पे जो आपने कहा, SIR की जो सारी बातें हैं कि जो 60 लाख वोटर्स डिलीट हुए उनका एक वो लिस्ट दे दे, वो एक डेटाबेस दे दे, और ये कौन से 60 लाख लोग डिलीट हुए हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगा तो इलेक्शन कमीशन उनको प्रोवाइड नहीं कर पाया, उन्होंने ज़्यादा टाइम मांगा, नंबर 1। नंबर 2, जब इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जो वोटर ऐड हुए हैं, फॉर्म, आई थिंक उसका जो भी फॉर्म होता है, इतने वोटर ऐड हुए हैं, जो फाइनल टैली आती है उसमें ये कहा जाता है कि 5 लाख वोटर उससे भी ज़्यादा है। तो अगर जब फॉर्म ही X नंबर ऑफ लोगों ने भरा, उससे 5 लाख ज़्यादा वोटर कैसे आ गए? ठीक है। और जब हमने ये मांगा कि इन 5 लाख वोटर जो आप कह रहे हैं कि बढ़े हैं, उनका भाई आप हमें फॉर्म दे दो, आज तक वो हमें फॉर्म नहीं दिखा पाए, तो ये 5 लाख वोटर्स कैसे ऐड किए गए? थर्ड चीज़, जो आपने संगठनात्मक वीकनेसेस की बात की, देखिए, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जो हमारा महागठबंधन लड़ा, इसमें आप ये कह सकते हैं कि चुनाव प्रबंधन कहीं ये ज़्यादा करना चाहिए था, कहीं 2 रैली ज़्यादा करनी चाहिए थी, ये मुद्दा ज़्यादा पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए था, मैनिफेस्टो में ये पॉइंट होना चाहिए था, या टिकट ज़्यादा पहले बांट लेना चाहिए था, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। आई थिंक जब कोई चुनाव हार जाता है ना, तो उसके बाद उनको ज़्यादा एडवाइजेस मिलना स्टार्ट हो जाती है। वो ठीक है, हमें मिल रही है, उनमें से कुछ चीज़ों में सच्चाई भी होगी, कुछ चीज़ें अनर्गल भी मैं मानता हूँ कि कही जा रही है। लेकिन क्या ये एक लार्जर जो इश्यू है कि विपक्षी पार्टियों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, क्या ये इश्यूज़ उन इश्यूज़ को ओवरलुक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में कमी है तो क्या ये हो जाएगा कि आप इलेक्शन कमीशन भाजपा के चुनाव प्रकोष्ठ की तरह काम करे, जो हमने बिहार में होता हुआ देखा? ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए 2023 में जब अशोक गहलोत जी की राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 2023 में वो स्मार्टफोन योजना लेकर आए थे। चुनाव के 2 महीने पहले उन्होंने अनाउंस किया था, और जब चुनाव का उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो चुका था, तुरंत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा और इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि अब आप ये आईफोन्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है। अखिलेश यादव जी का भी आपको कैंपेन याद हो, वो लैपटॉप्स बांट रहे थे, चुनाव आयोग ने उनको लैपटॉप बांटने से रोक दिया था। लैपटॉप या साइकिल, आई थिंक दोनों थे। उसी तरह आप 2023 में आई बिलीव
आप अगर तेलंगाना राष्ट्र समिति का तेलंगाना का चुनाव देखेंगे, उनकी एक स्कीम थी राइथु बंधु, जिसमें किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र होता था। उसको चुनाव आयोग ने रोक दिया, इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया। लेकिन बिहार में चुनाव के एक वीक पहले एक स्कीम की अनाउंसमेंट होती है और उस डिस्ट्रीब्यूशन को उस तरह से फेज आउट किया जाता है कि जहां जिन सीटों पर चुनाव है उससे 2 दिन पहले महिला वोटर्स के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये जाते हैं और चुनाव आयोग चूं तक नहीं करता। तो ये क्यों डिफरेंट यार्डस्टिक, ये चुनाव आयोग का दोहरा मापदंड क्यों है कि इलेक्शन ऑपोजिशन रूल स्टेट में अलग रूल्स फॉलो होंगे और एनडीए रूलिंग स्टेट्स में अलग रूल्स फॉलो होंगे। तो जब ऐसी चीज़ें होती है तो लोगों का जो भरोसा है, जो ट्रस्ट है, वो हमारे इंस्टीट्यूशन से कम होता जा रहा है। और मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि आज जो जनता का चुनाव आयोग पर जो भरोसा है वो अपने एक लोएस्ट लेवल पर है। जी, कुछ मैं बहुविकल्पी सवाल पूछता हूँ, वो बाद में पूछूंगा। उससे पहले कुछ शॉर्ट फॉर्म के सवाल हैं मेरे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस की कोई 3 बहुत अच्छी बात हो तो क्या आप बताएंगे? अगर 3 अच्छी बात और 3 आपको क्या लगता है कि खराब चीज़ है जो कांग्रेस में बदलना चाहिए? देखिए, आई थिंक ये मैं जो हमारी अच्छी बात है, जो मैं मानूंगा कि राहुल जी जिस तरह से जितनी आबादी उतनी हक की बात कर रहे हैं और हमारे संगठन के हर लेवल पर महिला हो, SC STs OBCs को हम ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देने की बात कर रहे हैं, जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से लोग आते हैं उनको हम ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देने की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात मैं मानता हूँ। 3 बुरी चीज़ मैं मानता हूँ कि हमें हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए एक पुरजोर तरीके से एक रीथिंक करना चाहिए जो आज के चैलेंजेस है। और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी तक लिमिटेड नहीं है, ये प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक पार्टीज़ अक्रॉस द ग्लोब ये इश्यूज़, ये जो राइजिंग राइट विंग का एक फिनोमिना है उसको टैकल करने में वीक रही है। तो एक पॉलिसी रीथिंक और एक ऑर्गेनाइजेशनल रीथिंक हमारे यहाँ होना आपको चाहिए। क्या लगता है नरेंद्र मोदी में कोई ऐसी क्वालिटी है, 2-3 ऐसी क्वालिटी जिसकी वजह से वो देश की सत्ता पे काबिज हैं? बिल्कुल, वो आई थिंक उनका जो एक सेंस ऑफ PR है वो एक काफ़ी अच्छा मैं मानता हूँ कि कैसे लोगों के टैक्स के पैसों को चोरी करके अपनी इमेज चमकाना, वो आई थिंक एक अच्छी क्वालिटी है जो उनको हेल्प कर रही है। गुजरात में एक दलित लीडर हैं जिग्नेश मेवानी, आपने सुना होगा, एक ऊना कांड हुआ था, बहुत चर्चा में आए थे। आपको लगता है कि जिग्नेश मेवानी के पास कांग्रेस का नेतृत्व होना चाहिए? देखिए, गुजरात में कांग्रेस पार्टी के नेता है, गुजरात में कांग्रेस पार्टी के नेता है, विधायक भी, वो हमारे विधायक है, हमारे पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट है और पार्टी के जो सभी नेता है उनसे कंधे से कंधा मिलाकर गुजरात में जो दबे कुचले पिछड़े हुए लोग हैं उनकी वो आवाज़ उठाते रहते हैं। दलित एट्रोसिटी भी अधिक है गुजरात में, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल, और वो इश्यूज रेज करते रहते हैं, वो मूवमेंट भी स्पीयर हेड करते रहते हैं और काफ़ी अग्रेसिवली जहाँ पे पुलिस को और सरकार को एक मैसेज देना होता है, वो वहाँ पर जिग्नेश मेवानी और हमारे सभी नेता कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। एक नेता थे, भाजपा में चले गए, हार्दिक पटेल, मिले हैं आप उनसे? हाँ, वो जब कांग्रेस पार्टी में थे तब मैं मिला था 2017-18 के आसपास। क्यों चले गए भाजपा में? देखिए, आई थिंक वो एक मैं कहावत तो मेरे दिमाग में आ रही है लेकिन मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आई थिंक हमारे यहाँ उनको थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी। हमारे यहाँ वो पहली पंक्ति में बैठे रहते थे, पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट थे। अब वहाँ भाजपा में शायद वो 5वीं 6ठी पंक्ति में ही खुश हो, और इस बार तो मैंने सुना उन्होंने 3-4 कुर्ते भी नए सिलवा लिए थे मंत्री बनने की शपथ के, और वो पूरा पुरजोर तरीके से तैयार होकर गए थे लेकिन उनको शपथ नहीं दिलाई गई। तो आई थिंक वो कहावत तो आप समझ ही गए होंगे, घी से मिलती जुलती है, बट
ठीक है, वो आई थिंक कुछ लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट हजम नहीं होता। आपकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मैं एक नाम लूँ, कन्हैया कुमार, उनको 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। ऐसी क्या क्या क्वालिटी है उनके अंदर कि वो 2 बार टिकट पा गए, बहुत सारे लोग नहीं पा रहे हैं? मतलब कुछ तो क्वालिटी कांग्रेस पार्टी देख रही होगी उनके अंदर, जिसकी वजह से उनको टिकट मिलता है, आगे भी शायद मिले। वो स्टूडेंट एक्टिविज्म से उभर के आए हैं और अफेक्टिवली जो देश के इश्यूज होते हैं उस पर वो प्रखर होकर अपनी बातें रखते हैं। आपने देखा भी होगा, उनको सुना भी होगा, वो एक अच्छे वक्ता है, अच्छे वक्ता है। तो मैं मानता हूँ कि पार्टी उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको आरएसएस के बारे में 2-3 अच्छी बातें क्या हैं? सरस्वती शिशु मंदिर चला रहे हैं, आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, और 2-3 आपको बुरी चीज़ क्या उसमें लगती है? देखिए, अच्छी चीज़ मैं मानूंगा आरएसएस की लॉयल्टी। जैसे मैंने कहा कि इतने सालों के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी, सच्चे स्वयंसेवक, आज भी अपने ब्रिटिश मास्टर्स के प्रति उनकी लॉयल्टी बरकरार है जी। तो आई थिंक एक लॉयल्टी है जो एक अच्छी चीज़ मैं मानता हूँ। और बुरी चीज़ अगर मैं गिनाने बैठ जाऊँगा तो ये आपका पॉडकास्ट का ड्यूरेशन हमें क्रॉस हो जाएगा, तो मैं बस 3 पे नहीं रुकना चाहूँगा। तो वो आई थिंक आपके व्यूअर्स को भी पता है, आपको भी पता है। हम लोग 5 बहुविकल्पी सवाल पूछते हैं, आपको एक लाइन में उत्तर देना है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे आप? मैं कौन होता हूँ चुनने वाला? पार्टी लीडरशिप टाइम टू टाइम जो भी जिम्मेदारी राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को देती है वो निभाते हैं। तो इसमें वो कोई एक पोजीशन तो है नहीं कि इसके लिए वो उनको जो भी जिम्मेदारी पार्टी के हाई कमान और लीडरशिप से मिलती उसको फॉलो करते हैं। राहुल गांधी के अलावा देश का सबसे अच्छा लीडर कौन है अभी? आई थिंक ऑपोजिशन स्पेस में जो रीजनल लीडर्स है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं एक नाम सोच पाऊँ तो मैं कहूँगा कि अवधेश प्रसाद जी। अच्छा। इन्होंने अयोध्या से चुनाव जीतकर जो देश में एक जो माहौल चल रहा था उसको बदलने का काम किया, तो मैं उनको भी इफेक्टिव लीडर मानता हूँ। सावरकर या गांधी? बिल्कुल महात्मा गांधी। और ये मैं महात्मा गांधी जी की तौहीन मानूंगा कि एक ही सेंटेंस में इन दोनों का नाम लिया जाए। गांधी या अंबेडकर? महात्मा गांधी जी, क्योंकि आप अगर देखेंगे अंबेडकर जी को भी जो उनके आइडियाज़ थे, वो जो स्पेस रखने का मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया, हालांकि उनके विचार जो थे वो कांग्रेस पार्टी से काफ़ी कुछ इश्यूज़ पर डिफ़र भी करते थे, लेकिन ये कांग्रेस और महात्मा गांधी जी की एक दरिया दिली थी और वो एक ओपननेस था कि नेशन बिल्डिंग में कोई कांग्रेस पार्टी की मोनोपोली नहीं है। जितने आइडियाज़ देश को सशक्त और मजबूत कर सके वो वेलकम है। और इसी तहत जब पहला कैबिनेट भी बना या जब जिम्मेदारी देने की बात आई तो उसको कांग्रेस तक सीमित नहीं रखा। PR अम्बेडकर जी को भी मौका मिला और उन्होंने देश को इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन दिया। सोनिया जी के बारे में एक शब्द क्या कहेंगे? आई थिंक जो एक शब्द अगर मुझे कहना होगा तो मैं कहूँगा लाइट हाउस। कि वो जो एक लाइट हाउस होता है ना दरिया में, कि वो आने वाली जो हर एक लहर होती है उसके थपेड़े खाकर भी वो हमेशा खड़ा रहता है और आने जाने वाले हर एक छोटे बड़े जहाज़ को एक सही रास्ता दिखाने का काम करता है। तो इसलिए मैं कहूँगा सोनिया जी के लिए लाइट हाउस। अगर आपको ये कहना हो कि राहुल गांधी अगर मैं ये सवाल स्किप करता हूँ, एक सवाल पूछ लेता हूँ इतिहास में, आपको अगर ये जानना हो कि सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी और नेहरू जी में, तो आप किसे चुनेंगे? देखिए, आई थिंक उनको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आंका जाना चाहिए। दोनों ने ही जो कंट्रीब्यूशन किए हैं वो अनगिनत है देश के लिए। नेहरू जी ने क्योंकि राज जो पाया वो 200 साल की ब्रिटिश लूट के बाद पाया, और फिर भी उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने का, देश में साइंटिफिक टेम्पर रखने का, और जो वो नींव रखी
और देश को एक, मैं मानता हूँ, एक सही डायरेक्शन दी, उसको देखते हुए मेरा हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर जवाहरलाल नेहरू जी के लिए रहेगा। कोई एक ऐसी किताब जिसे सबको पढ़ना चाहिए? आई थिंक महात्मा गांधी जी की माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, आई थिंक वो सबको पढ़नी चाहिए। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है, वो भी सबको पढ़नी चाहिए। एक तीसरी बुक भी मैं कहूँगा कि नेहरू जी ने एक बुक लिखी है इंदिरा जी को, आई थिंक लेटर्स टू माय डॉटर, जिन्होंने वो एक सारे जो लेटर्स उन्होंने यंग इंदिरा गांधी जी को लिखे हैं, अपना वर्ल्ड व्यू समझाते हुए, वो दिखाते हुए, वो आई थिंक हर एक बड़े बुजुर्ग या बच्चे को भी वो बुक पढ़नी चाहिए। वो एक जो थिंकिंग एक शेप करता है, जो एक पिता अपनी बेटी को किस तरह से उनके वर्ल्ड व्यूज में शेप करते हैं और उनको किस तरह क्रिटिकली सोचने के लिए मजबूर करते हैं, वो सबको पढ़नी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ आज पॉडकास्ट में बातचीत के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरल पटेल जी थे। सरल पटेल जी गुजरात से आते हैं और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप, पहली बात तो मैं कह लेता हूँ कि टॉक विद परमिंदर से आप लोग जुड़िए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर किया करिए और जो आपका सहयोग होता है उसको लगातार बनाए रखिए। मैं सरल सर आपसे ये कहूँगा कि आप गुजराती में बोलें, टॉक विद परमिंदर से लोग जुड़ें। टॉक विद परमिंदर ની જે આ યુટ્યુબ ચેનલ છે આનાથી જોડાઓ, આમને ખૂબ સપોર્ટ આપો, આમને તમે જે અત્યારે મોટી સંખ્યામાં સબસ્ક્રાઈબ કરો, કોમેન્ટ પણ કરતા રહો અને એંગેજ બી કરતા રહો। થેન્ક યુ। बहुत शुक्रिया सर।